दोस्तों, आज हम लोग 105 के आगे के सवाल करेंगे और पिछला एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है भारतीय राज्य व्यवस्था का। जी हाँ, हम लोग बीपीएससी प्री जो कि 2023 में होने वाला है 12 फरवरी को, उसके तहत पीवाईक्यूज कर रहे हैं। बीपीएससी प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं विद एमडीए, मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ। जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको तो कर ही रहे हैं, उसके जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जो एकदम यूनिक टाइप के हैं और जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो इसीलिए जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो औरों से अलग है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जियोग्राफी पे आएंगे और जल्द से जल्द आपको चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? तो जवाब है प्रधानमंत्री होता है। याद रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता कहा जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है। 25 वर्ष है। याद रखना है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। वहीं राज्यों के संदर्भ में देखा जाए विधानसभा, उसके लिए भी 25 वर्ष है। और राज्यसभा की बात करी जाए तो उसके लिए न्यूनतम सीमा 30 वर्ष है। याद रखना है। और विधान परिषद की, जी हाँ, जिन राज्यों में विधान परिषद है तो उनके लिए भी न्यूनतम सीमा 30 वर्ष ही है। तो याद रखना है 25 और 30 का आंकड़ा रहता है। और यदि राष्ट्रपति की बात करी जाए तो उसके लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति की बात करी जाए तो वो भी कम से कम 35 वर्ष आयु जो है पूरी कर चुका हो। तो उम्मीद करता हूँ कई सवाल यहाँ से तैयार हुए हैं आपके, इसीलिए यूनिक कंटेंट है आपका ये, इसीलिए इसको एमडीए कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। फिर है 107 रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है दोस्तों? 25 वर्ष है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, एकदम आपके समक्ष जो है प्रमाण आगे ही मिल जाता है कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। फिर है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा दोस्तों? तो 2026 तक यथावत रहेगा। मतलब जो भी गणना का आधार रहेगा जनगणना का, वो 1971 ही रहेगा। याद रखना है। ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था दोस्तों? तो 84वें संविधान संशोधन 2000 के तहत किया गया था। फिर प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है दोस्तों? एकदम वही ऊपर वाला ही सवाल दे दिया गया है। तो याद रखना है 2026 तक जो है ऐसा कोई परिसीमन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो जम्मू कश्मीर राज्य जो है, जो यूटी बना है, वहाँ पर रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग गठित किया गया है। तो याद रखना, ये करंट अफेयर का सवाल है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। फिर से वही सवाल 1971 की जनगणना के आधार पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो जवाब है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्यों दोस्तों, क्यों याद रखना हिमाचल प्रदेश? क्योंकि हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुआ है, कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें जीतकर जीत हासिल की है। तो 68 सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में है, मणिपुर में 60 हैं, मेघालय में 60 हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है। तो जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर, तीनों में 60-60 हैं। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक हैं, 403। याद रखना है विधानसभा की सीटें। और राज्यों में जो है सिक्किम, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, क्या ये हो गया इसमें? जी हाँ, राज्यों में सिक्किम में जो है 32 सीटें हैं। याद रखना है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम जो सीटें हैं वो 500 हो सकती हैं और कम से कम 60 हो सकती हैं। लेकिन सिक्किम जो है अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर 32 सीटें हैं।
वहीं यदि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की बात करें तो वहाँ पर 30 सीटें हैं सबसे कम, तो याद रखिएगा इसको। और हिमाचल प्रदेश की सीटें कतई मत भूलिएगा, 68। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास है, याद रखना है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदायों से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, मतलब थी। अब जो है ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि इनकी संख्या ना के बराबर हो गई है। और कितने अभी तक नामित करता था राष्ट्रपति? तो याद रखना है 2 सदस्य। जी हाँ दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ है, उसके अनुसार अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखना 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आंग्ल भारतीय समुदायों के मनोनीत करने के प्रावधान से संबंधित है, उसको हटाने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो इसका संबंध जो है दोस्तों EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन यदि पूछ लिया जाए दोस्तों तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग OBC कमीशन से संबंधित है। और दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अगर पूछ लिया जाए तो GST से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन दोस्तों बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहित करने से संबंधित है, याद रखना है। तो ये 3-4 सवाल आपको यहाँ से उपलब्ध कराए गए। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 330 जो है किसकी बात करता है? अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में SC या ST के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, SC ST सीटों के आरक्षण की बात करता है। 331 लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की बात करता था। ठीक है, अब इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों 332 की बात करें तो ये राज्य के संदर्भ में 332 जो है SC ST के आरक्षण की बात करता है विधानसभा के संदर्भ में। और 333 जो है आंग्ल भारतीय के मनोनयन की बात करता है राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के संदर्भ में। तो याद रखना है 330 से लेकर 333 तक ये दोनों इन्हीं से संबंधित हैं, केंद्र और राज्य के संदर्भ में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही जवाब है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है ऐसा कर सकता है। फिर है पुनः वही रिपीटेड क्वेश्चन, देख लीजिएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं दोस्तों? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 85 कहता है कि लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कम से कम 2 महीने का, कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है कम से कम 2 बार सत्र एक साल में बुलाया जा सकता है। लेकिन कितनी बार बुलाया जाता है? 3 बार बुलाया जाता है भारत में। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है दोस्तों? तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश भेजता है, याद रखना है। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? सबसे अधिक लोकसभा की बात हो रही है दोस्तों, तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश 80 सीटें जो है रखता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन है? तो महाराष्ट्र है, याद रखना है। बात करें दोस्तों बिहार की, तो बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? याद रख लीजिएगा 40, क्योंकि हम लोग BPSC ही देने जा रहे हैं। तो BPSC में लोकसभा सीटें कितनी हैं बिहार में दोस्तों? तो 40 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं ये भी याद रखना, 243। 40 के बाद 43 याद रखिएगा, इस तरह से लिंक करिएगा तो याद रहेगा। और दोस्तों राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 16 हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी BP की? तो याद रखना है 75। तो ये चारों आंकड़े याद रखिएगा बिहार के संदर्भ में, बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल गिर सकता है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो अभी हम लोग बात किए थे, वही फिर से रिपीट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं 80 लोकसभा की। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 हैं और बिहार में जो है 40 हैं। तो याद रखना है बिहार में कितनी सीटें? 40।
और अभी देखिए हमने फिर ऊपर भी बात करी है। लोकसभा की बिहार में कितनी है? 40। राज्यसभा की कितनी है? 16। विधानसभा की कितनी है? 243। विधान परिषद की कितनी है दोस्तों? तो 75। लोकसभा का पहला आम चुनाव दोस्तों कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, याद रखना है। 51 से 52 के बीच हुआ था, तो 52 ही इसमें विकल्प में है, तो 52 ही होगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो याद रखना है, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। और इसका उल्लेख दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में है? तो संविधान की 4वीं अनुसूची में है, पूछ लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों कितने समय के लिए? तो याद रखना है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हम लोग पिछली क्लास में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य जो हैं प्रति दूसरे वर्ष जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार साइकिल चलता रहता है और एक व्यक्ति जो है 6 साल तक सेवाएं देता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों दोस्तों? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपरोक्त में से किसी को नहीं। याद रखना है, इसे भंग जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इनमें से कोई नहीं है। भंग करने का अधिकार किसी राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है जब तक सलाह नहीं मिलेगी। उपराष्ट्रपति को भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 79 जो है 79 जो है संसद की बात करता है, और अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की बात करता है, और अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा की बात करता है। तीनों अनुच्छेद रट लेना है। राज्यसभा के चेयरमैन दोस्तों कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और याद रखना है, एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो 4 विकल्प दिए रहेंगे, राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस तरह के 2 विकल्प उसमें मौजूद रहेंगे। तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, याद रखना है। वर्तमान में जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं। फिर है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, नहीं पूछा जाएगा, अप्रासंगिक सवाल है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, अभी हम इसको ऊपर पढ़ चुके हैं, 6 महीने का होना चाहिए। राजनीतिक शताब्दी में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, गलत है। निलंबित प्रस्ताव नहीं, स्थगन काल नहीं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? शून्यकाल जो है भारत की ही देन है, 1962 में शुरू किया गया था। प्रश्नकाल जो होता है, जो पहला घंटा है संसद का, प्रश्नकाल के बाद जो समय होता है उस समय को ही शून्यकाल कहते हैं। इस समय में लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं जो पूर्व नियोजित नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो तात्कालिक महत्व के होते हैं, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं शून्यकाल में। तो याद रखना है इसको, शून्यकाल को 1962 से शुरू किया गया और इसका उल्लेख संसदीय प्रक्रिया में नहीं है, औपचारिक मान्यता इसको प्राप्त नहीं है, तो याद रखना है। भारतीय प्रशासन जो साथियों 1962 का फैक्ट आपको दिया है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है, नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन से संबंधित है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है दोस्तों? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। जी हाँ, ज़्यादा जो है मगजमारी करने का समय नहीं है, चीज़ों को रटिए और पार हो जाइए, नया कम पढ़िए, यही सब दोहराते रहिए तभी सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा इसमें समझने की और दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हैं उनको रटी जाइए। कुछ सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं, लेकिन यदि आप उनको रटे रहेंगे तो आप उनको भी उड़ा के आएंगे। आम आदमी पार्टी दोस्तों क्या है?
राज्य पार्टी है? जी हाँ। राष्ट्रीय पार्टी है? नहीं। पंजीकृत पार्टियां सभी होती हैं पार्टी बनने से पहले, पहले पंजीकरण होगा तभी उसको पार्टी का दर्जा मिलेगा। क्षेत्रीय पार्टी है? तो एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं, तो जो है ई विकल्प सही माना जाएगा। फिर ये व्याख्या देख लीजिएगा। इसके बाद हाल ही में जो चुनाव हुए हैं दोस्तों, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा पा लिया है। फिर संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है दोस्तों कब? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। फिर संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए? जी नहीं। फिर क्या है? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है। जी हाँ, अनुच्छेद 108 इस बात की, अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मतभेद है तो संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय और संसद, धर्म और संविधान। तो याद रखना है संविधान। दिल्ली है दोस्तों क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, 69वें संविधान संशोधन, एसएस का मतलब संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। याद रखना एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया दोस्तों कब? तो याद रखना 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, जो कि 1974 में हुआ था। तब जो था ये सहायक संयुक्त राज्य था। बाद में 36वें संविधान संशोधन एक्ट 1975 के तहत यह जो है 22वां राज्य बना भारत का। याद रखना है। और सिक्किम जो है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है सबसे छोटा? तो याद रखना है गोवा। दोनों को याद रखना है, सिक्किम और गोवा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है किसके माध्यम से? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके? जी नहीं। राज्यपाल द्वारा आदेश पारित करके, अध्यादेश? जी नहीं। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके? जी नहीं। केवल और केवल संसद को ही यह अधिकार है कि वह किसी नए राज्य का निर्माण कर सके। अनुच्छेद 3 में इसके प्रावधान हैं। संविधान समीक्षा आयोग, जी हाँ, फरवरी 2000 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो M.N. वेंकट चेलैया। याद रखना है। कब बनाया गया था आयोग? 2000 में इसका गठन किया गया था और 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों हुई थी तो 1950 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा? जी नहीं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा? जी नहीं। भारतीय सरकार के अधिनियम 1953 के द्वारा? जी नहीं। फिर किससे हुई है दोस्तों? भारतीय संविधान के द्वारा। याद रखना है। जी हाँ, प्रारंभ में जो है सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश होते थे, उनमें से एक जो है चीफ जस्टिस हुआ करता था। वर्तमान में दोस्तों कितना प्रावधान है? 33 + 1 का प्रावधान है। 33 जो है न्यायाधीश हैं, बाकी एक जो है CJI होता है। वर्तमान में CJI हैं कौन दोस्तों? तो DYC। क्या नाम है इनका? धनंजय। याद रखना, पूरा नाम भी याद रखना है, धनंजय यशवंत सिन्हा। तो याद रखना DY चंद्रचूड़, DYC इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म है। ये किस क्रम के हैं दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी याद रखना, पूछ लिया जाएगा आपसे, 50वें क्रम के हैं। 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख किया गया है। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में कितने न्यायाधीश थे? तो 7 थे। 7 + 1 का आंकड़ा चलता था। अभी कितने हैं? 1 + 33। ये भी सवाल एक बन सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता दोस्तों कितनी है? ये यहीं से आपका तैयार हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखना है, अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख किया गया है। 144, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो संसद के पास है। याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है दोस्तों? तो याद रखना है 65 वर्ष है। वहीं यदि हाईकोर्ट की बात करें उच्च न्यायालय की, तो वहाँ 62 वर्ष है।
तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी पूछ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति को देता है। और भाग 6 में जो है 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ और न्याय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और भाग 6 में दोस्तों क्या है? राज्य सरकारों का भी प्रावधान है, याद रखना है। फिर सवाल बनता है केंद्र का प्रावधान जो है किस भाग में है संविधान के? तो याद रखना 5, भाग 5 में। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है दोस्तों? किसी भी राज्य के कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है न्यायालय, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। जी हाँ, यदि न्यायालय को लगता है कि जो कानून बना है वह न्याय सम्मत नहीं है, लोगों को न्याय प्रदान नहीं कर पा रहा है, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? संविधान पर आधारित है। जी हाँ। नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, जी हाँ, परंपरा पर आधारित है, याद रखना है। तो विकल्प ई सही होगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से केंद्र का राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य का राज्यपाल होगा। फिर सवाल बनता है किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है संबंधित? तो 154। याद रखना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग जो है अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जी हाँ, एक सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे। 154 याद कर लीजिएगा, आर्टिकल भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। राज्यपाल का उल्लेख किसमें किया गया है? किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है और ये अगर अपना इस्तीफा देता है तो किसे देता है? राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए देता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है दोस्तों, क्या क्या सम्मिलित है? तो याद रखना है जिस तरह से संसद में जो है क्या सम्मिलित है? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही दोस्तों जो राज्य की विधायिका है उसमें क्या क्या सम्मिलित हो जाएगा? राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद, याद रखना है। तो सही जवाब इसमें क्या होगा दोस्तों? डी वाला 4, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ ये अस्तित्व में हों, क्योंकि दोस्तों सभी राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। और ये जो उल्लेख जो है 79 में संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद, और वहीं अगर राज्य के संदर्भ में करें बात राज्य विधानमंडल की, तो अनुच्छेद 168 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्य विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषदें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित हैं। तो यह दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसा किया राज्यपाल ने? तो अनुच्छेद 172 के द्वारा। ये करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों, लेकिन पॉलिटी का तड़का लगा हुआ है तो यहाँ पर डाल दिया गया। तो ये उस समय विशेष में जो घटना घटित हुई थी उसके संदर्भ में पूछा गया था। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे ही राज्यों में जो है विधान परिषद होता है, याद रखना है। अनुच्छेद 168 की हम लोग बात कर चुके हैं। सवाल एक पूछा जाता है कि विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो याद रखना है उद्योगपतियों की श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो हैं स्थानीय निकायों द्वारा, याद रखना है। 1/12 सदस्य जो हैं स्नातकों द्वारा, और 1/12 सदस्य जो हैं 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। वहीं 1/3 सदस्य जो हैं विधानसभा सदस्यों द्वारा, और शेष जो बचते हैं 1/6 वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखना है, सीधे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6।
किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों? संसद के द्वारा। संसद ही जो है ऐसा काम कर सकती है। और इसमें स्वीकृति किसकी लगेगी और किस अनुच्छेद का इस्तेमाल होगा? अनुच्छेद 169 के तहत हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों क्या होगा? संबंधित राज्य की विधानसभा जो है ऐसा प्रस्ताव यदि अपने यहाँ विशेष बहुमत से पारित कर दे, मतलब 2/3 बहुमत से, तभी संसद जो है विधान परिषद का गठन करेगी संबंधित राज्य में। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ कहाँ विधान परिषद है? केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो सही जवाब है माफ़ कीजिएगा, बिहार। केवल बिहार में स्थित है। याद रखना है, पहले यह संख्या 7 थी, मतलब 7 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन वर्तमान में 6 ही राज्य हैं जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों साथ साथ हैं। तो बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रखना, पहले जम्मू कश्मीर भी था। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 याद रखना है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो अनुच्छेद 179 में ऐसा प्रावधान है कि वह अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा, उसको देगा। फिर किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो याद रखना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कब दिया था? 1994 में दिया था। बाद कौन सा था? रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में दिया था। और निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? जी हाँ, कई राज्यों को एक ही न्यायालय मिला है। तो देखते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, सी और डी दोनों सही हैं इसमें। मुंबई, दोनों गुवाहाटी और मुंबई दोनों में जो न्यायालय हैं वो कई राज्यों की सुनवाई करते हैं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है कितने राज्यों के लिए है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सुनवाई करता है। वहीं मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव तथा गोवा तक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, किस प्रकार का विवाद है? तो याद रखना है, टाइटल स्वीट प्रकार का विवाद है, याद रखना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324 जो है राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। बात करें निर्वाचन आयुक्त की वर्तमान में, तो राजीव कुमार जी हैं, याद रखना है, राजीव कुमार जी हैं। बात करें पहले निर्वाचन आयुक्त की, तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन, याद रखना है। और दोस्तों पहली महिला कौन थी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी? तो रमा देवी। ये सवाल पूछा जा चुका है, रमा देवी। तो कई सवाल आपके यहाँ से कंप्लीट हुए। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? जी हाँ दोस्तों, एक से अधिक अनुच्छेदों की आवश्यकता होगी, इसलिए विकल्प ई सही है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, 2022 में पूछा गया और चूँकि ये काफ़ी चर्चा में रहता है, एक राज्य एक चुनाव, तो इस कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं उनमें संशोधन होने की संभावना है? तो याद रखना है, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356, ये अपने जहन में रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आप लोगों को याद होगा, अनुच्छेद 13। जी हाँ, यह कहता है कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को जो है छीनता हो या उनको कम करता हो। ऐसा कानून जो है स्वतः शून्य माना जाएगा, याद रखना है। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है दोस्तों? तो याद रखना है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। दोस्तों शिक्षा जो है पहले दोस्तों राज्य सूची में शामिल था, बाद में इसको समवर्ती सूची में डाला गया। मतलब केंद्र और राज्य दोनों
इससे संबंधित नियम बना सकते हैं। जी हाँ, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी जो है शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों के योगदान की आवश्यकता होती है, तब आप जो है लॉजिक लगाकर उसको कर सकते हैं कि ऐसी जो मद है वो समवर्ती सूची में जाएगी। जैसे कि शिक्षा है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों को साथ आने की ज़रूरत है, तब जो है यह समवर्ती सूची का विषय हो जा रहा है। 42वें संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा, इसी के माध्यम से उसको समवर्ती सूची में डाला गया। और निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है दोस्तों? तो 280 के तहत करों का बंटवारा करने से संबंधित राज्यों और केंद्र के बीच करों का बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया दोस्तों 280 के तहत। याद रखना है, वर्तमान में जो वित्त आयुक्त हैं उनका नाम है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। याद रखना है, एन.के. सिंह। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है दोस्तों किससे? राज्य एवं केंद्रों के बीच कर के विभाजन से या वित्त से। योजना आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। कार्य इसका क्या था? केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्य की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता था वह प्रधानमंत्री होता था। इसके स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना की गई है? तो नीति आयोग की स्थापना की गई है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं। याद रखना है, याद रखना है। और प्रधानमंत्री जी जो हैं अध्यक्ष होते हैं इसके। फिर है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। जी हाँ, उस समय का करंट अफेयर का सवाल था, छोड़ दीजिएगा इसको। नीति आयोग में जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है दोस्तों? चुनाव आयोग को है। याद रखना है, जान रहे होंगे आप लोग। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। जी हाँ, करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। जी हाँ। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। जी हाँ। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। बिल्कुल सही है, इसलिए इसको रट लीजिएगा, चौथे वाले को। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय स्तर के दल हैं दोस्तों? राष्ट्रीय दल हैं तो 8 दल हैं। याद रखना है, नेशनल पीपल्स पार्टी जो है नया है, 8वां। याद रखना है, ये किस राज्य का है दोस्तों? तो मेघालय में जो पार्टी है, मेघालय में जो सीएम हैं पी.एस. संगमा, उनकी पार्टी ही नेशनल पीपल्स पार्टी के नाम से जानी जाती है। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो पुस्तक है। याद रखना है। निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति के लिए गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकारी आयोग की। एक सवाल सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा से इसका संबंध है। इसका गठन दोस्तों कब किया गया था? 1983 में किया गया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज विषय जो है किस सूची का विषय है दोस्तों? तो राज्य सूची का है। याद रखना है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? जी हाँ दोस्तों, सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि पंचायती राज के तहत कितने कार्य शामिल हैं? तो 29 कार्य शामिल हैं। और किस अनुच्छेद के तहत ये सूची दी गई दोस्तों? तो 243 जी, एकदम इसको रट लेना है। 29 कार्यों का प्रावधान है अनुच्छेद 243 जी में। 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और यही जो अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।
तो इसी उपलक्ष्य में जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक गांव के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उसकी प्राथमिकता में, उसके विकास के लिए प्राथमिकता में हैं। तो पुस्तकालय भी होना चाहिए, ईंधन और चारा भी होना चाहिए, तकनीकी प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ग्रामीण खेल जो है प्राइमरी नहीं है, तो यही शामिल नहीं है, याद रखना है। बाकी स्वास्थ्य भी हो सकता है इसमें, पेयजल भी हो सकता है, मत्स्य उद्योग भी हो सकता है, लघु वन उपज भी हो सकता है। इस तरह की मदें हो सकती हैं इसमें। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था दोस्तों? तो ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। भाग 9 में इसका प्रावधान है दोस्तों। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है दोस्तों। 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको लागू किया गया था, वो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत। तो याद रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है भारत में। और अगर पूछा जाए कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने की थी। कुत्ते भौंक रहे हैं दोस्तों, तो उसको इग्नोर करिएगा। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो 1977 में इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखना है। और 57 में बलवंत राय मेहता समिति। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं की समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बना, याद रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 40। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्वों में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं दोस्तों? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, गलत है दोस्तों। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय नहीं। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, माफ कीजिएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? थोड़ा ये जो अंतिम वाला शब्द है इस पर ध्यान दिया करिए। अगर ये आपने मिस कर दिया तो पूरा का पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। क्या है दोस्तों? तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां शामिल होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। फिर है इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जी हाँ, योजना वगैरह किस तरह से क्रियान्वयन हो उनका, किस तरह से सरकार से डिमांड की जाए, ये सब काम पंचायतों का ही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सही जवाब होगा, इनमें से सभी सही हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से आते हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत या परिषद। अभी मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या फिर कभी कभी दे दिया जाता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इस तरह से भी विकल्प में रहता, तब भी आपको वही करना था। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी दोस्तों? स्थानीय जनता की। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका दोस्तों? लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का और शक्तियों के विकेंद्रीकरण का। तो ये चारों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प। तो डी वाला सही होगा। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, डॉट डॉट डॉट, ये आपको फिल करना है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो 185 का क्या होगा? जी हाँ, डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष दोस्तों कौन था? तो बलवंत राय मेहता। हम ऊपर भी बात कर चुके हैं और कभी कभी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो याद रखना है 1985 में GBK राव समिति का गठन किया गया। ये जो है वर्ष दे दिया जाता है और समिति का नाम दे दिया जाता है, तो इनको मैच कराना रहता है।
1986 में LM सिंघवी समिति बनाई गई। 1988 में PK थोंगन समिति बनाई गई। तीनों को रट लेना है, बाकी दो तो आपने रट ही ली होंगी, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। 57 और 77। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, देखिए क्या मतलब भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए, अरे भाई ये लोग करने नहीं देंगे क्या। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। दोस्तों ये सच्चे प्रहरी हैं, रात में जागते दिन में सोते हैं और प्रहरी की तरह काम करते हैं। पुलिस वाले से ज़्यादा ईमानदार हैं, हालांकि लोग उनको कुत्तों की संज्ञा दे देते हैं। कोई इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, अक्सर लोगों की जो धारणा बनी हुई है पुलिस को लेके, उनको कुत्ते ही कह देते हैं, क्योंकि रिश्वतखोरी बहुत करते हैं और सताते बहुत हैं लोगों को। मुजरिम से ज़्यादा लोगों को पुलिस से डर लगता है। तो ये सच्चे प्रहरी हैं, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। दिन में आपको गलियों में सोते मिल जाएंगे, रात में विचरण करते हैं, रखवाली करते हैं, न जाने कितने क्राइम होते होते रोक देते हैं। कहाँ थे दोस्तों, कहाँ थे अपन, देखिए सब खलल डाल दिए। फिर है हाँ, निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है दोस्तों, तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना इसका वैशिष्ट्य नहीं है। बाकी स्वायत्तता की स्थापना ये भी है, लोक सहभागिता को बढ़ाना ये भी है, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये भी विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ शुरू की गई, तो अभी ऊपर बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई, दूसरा ऐसा राज्य बना। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना अशोक मेहता ने न्याय पंचायत के गठन की बात कही थी और इन्होंने ही द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात कही थी, तो याद रखना है। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है दोस्तों, तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव इसमें नहीं आता है। बाकी स्वास्थ्य भी आता है, स्वच्छता भी आता है और जनोपयोगी सेवाएं भी आता है। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, इस समय गति मंद पड़ी है, बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो याद रखना है किस में नहीं है, नागालैंड में भी है, माफ़ कीजिएगा नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। MMN देखिए तीनों M आ जा रहे हैं पूर्वोत्तर के, ऐसे याद रखना है, मेघालय मिजोरम मणिपुर तीनों M आ गए और N का मतलब नागालैंड। इन चारों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो है आपको बिहार का तथ्यसार, बिहार स्पेशल का मोस्ट एकदम निचोड़ निकाल के दे दूंगा, उतना कर लीजिएगा, उतने में काम हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, करंट अफेयर आपको दे रखा है, घटनासार का निचोड़ उसको कर लीजिएगा, और बिहार का तथ्यसार जो आपको दूंगा निचोड़ के उसको कर लीजिएगा। बाकी अपना GS तैयार करिएगा और मैथ रीजनिंग उस पर काम अच्छे से करना है, वो कमज़ोर नहीं रखना है। तो इतना अगर कर लेंगे तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे, प्री पास कर जाएंगे आसानी से। 194, जी हाँ पेपर उसी डेट पे होगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में शामिल है दोस्तों, तो राज्य सूची में शामिल है, याद रखना है। फिर किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध बनाया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे कितना आरक्षण है 33%, लेकिन कुछ राज्य हैं, कौन कौन से, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, चारों को रट लियो। इन चारों में जो है 50% आरक्षण है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई। जी हाँ दोस्तों, पहले बिल लाया जाता है, बिल जब पारित होता है तो अधिनियम बनता है। तो ऐसा ही बिल जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो यह किस क्रम का था वही पूछा गया है यहाँ पर, तो 64वें क्रम का था, याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। लोगों को संशोधन सबको याद है, लेकिन यह बिल कौन से क्रम का था यह याद नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो वही सवाल रिपीटेड 73वें संविधान संशोधन के तहत। फिर है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है। बाकी भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है,
निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वो भी आता है। तो याद रखिएगा, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से हो जाती हैं दोस्तों। जहाँ लोगों का विकास जुड़ा हो जिन गतिविधियों से, तो वो सारी की सारी पंचायती राज व्यवस्था में आ जाएंगी। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है दोस्तों, तो याद रखना है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी लाया जा सकता है। और यदि बात करें संविधान संशोधन को किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया दोस्तों, तो 1951 में लाया गया था, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन या अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि तमाम संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसको छोटा संविधान कह दिया जाता है, या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति दोस्तों कौन थे, तो याद रखना है काका साहब काका कालेलकर थे, याद रखना है। अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में हुआ था। तब आयोग के जो अध्यक्ष थे वो काका कालेलकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो याद रखना है MC शीतलवाड़ थे, या शीतलवाड़ एक ही बात है। अभी कौन है दोस्तों, तो ऋतुराज अवस्थी हैं, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर में आपको पढ़ाया है, तो इसको रट लीजिएगा, ऋतुराज अवस्थी। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है राज्य लोक सेवा का आयोग, जैसे UPPCS या BPSC के जो अध्यक्ष हैं उनको कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। लेकिन यदि हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति हटाते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा M3 है। रटने वाला सवाल है, रट लीजिएगा। और भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो याद रखना है इनमें से एक से अधिक आते हैं। कैसे दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग जो हैं, ये जो हैं एक साथ रखे जाते हैं वरीयता क्रम में। बाकी जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है, तो इसका ई विकल्प सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखना वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है, तो सही विकल्प जो है ए होगा, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। और अनुच्छेद 76 में किसका प्रावधान है, भारत के महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, तो याद रखना है वित्त आयोग का गठन करती है। 243 झा, जी हाँ, जिसको 243 आई कहते हैं भैया, रट ले कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये जरूर पूछा जाएगा। तो 243 आई के तहत ही राज्य सरकार प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करती है, ताकि करों का विभाजन और जो संबंधित काम है वो आसानी से हो सकें पारदर्शी तरीके से। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जियोग्राफी करेंगे और समापन की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे, और पूरा आपको करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।